नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले माहौल तेजी से गर्म होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में कोलकाता में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। यह रैली ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित हुई, एक ऐसा मैदान जिसने भारतीय राजनीति और इतिहास के कई बड़े क्षणों को अपनी आंखों से देखा है। स्थानीय पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि पिछले 4 दशकों में यहां जुटी भीड़ सबसे ज्यादा थी। कहा जाता है कि रैली में पहुंचने के लिए लाखों लोग अलग अलग जिलों से आए थे। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि 10 लाख से अधिक लोग इस जनसभा में पहुंचे थे। हालांकि वास्तविक संख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन यह बात लगभग सभी मान रहे हैं कि भीड़ असाधारण थी। दिलचस्प बात यह भी कही जा रही है कि भीड़ को रोकने के लिए राज्य प्रशासन ने कई स्तरों पर प्रयास किए, बसों को रोका, रास्तों पर निगरानी बढ़ाई और कई जगहों पर पोस्टर व बैनर भी हटाए गए। इसके बावजूद भारी संख्या में लोगों का ब्रिगेड मैदान पहुंचना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठने लगे हैं, क्या यह भीड़ बंगाल की राजनीति में किसी बदलाव का संकेत देता है या फिर यह केवल एक बड़े चुनावी अभियान का प्रभाव है। अगर इस मैदान की बात करें तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड सिर्फ एक रैली स्थल नहीं बल्कि भारतीय राजनीति इतिहास का एक प्रतीक माना जाता है। यह मैदान भारतीय सेना के पूर्व कमान मुख्यालय के नियंत्रण में है और इसके ठीक पीछे भव्य विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। औपनिवेशिक दौर में इस मैदान का इस्तेमाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के लिए परेड ग्राउंड के रूप में किया जाता था। समय के साथ यह मैदान राजनीतिक आंदोलनों और ऐतिहासिक सभाओं का केंद्र बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने यहाँ रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट के खिलाफ जनसभा आयोजित किया था। स्वतंत्रता के बाद भी इस मैदान का महत्व कम नहीं हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ सोवियत नेताओं निकिता क्रुश्चेव और निकोलाई बल्गेरिन के सम्मान में एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया था। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद जब बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने भी इसी मैदान में भारत के आमंत्रण पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। उस समय उन्होंने भारत के सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए जय भारत जय बांग्ला का नारा दिया था। बाद के वर्षों में जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी राजनीति का उदय हुआ तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और वाम मोर्चों की विशाल रैलियों ने भी इसी मैदान को राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बना दिया। इस मैदान का एक और अहम राजनीतिक अध्याय 1992 में लिखा गया, जब युवा कांग्रेस की नेता के रूप में ममता बनर्जी ने यहाँ एक बड़ी रैली आयोजित की थी। वहीं ममता बाद में 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। अब कई साल बाद इसी ऐतिहासिक मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन का संदेश देते हुए विशाल जनसभा को संबोधित किया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा इस ऐतिहासिक स्थल के राजनीतिक महत्व को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रही है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ की वजह से राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव आ रहा है। मोदी ने कहा कि बंगाल में बदलाव की मांग अब केवल राजनीतिक मंचों पर ही नहीं बल्कि जनता के मन में भी दिखाई देने लगी है। उनके शब्दों में राज्य में महाजंगल राज खत्म करने का समय आ गया है और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी रैली को बाधित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाए गए। उनके अनुसार पुलों को बंद किया गया, वाहनों को रोका गया, भाजपा के पोस्टर झंडों को हटाया गया। इसी बीच रैली के कुछ समय पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प की भी खबरें आई, जिससे एक पुलिस अधिकारी और भाजपा के एक नेता घायल होने की जानकारी मिली। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की भी शुरुआत की। अब अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई बड़े विषय सामने आ रहे हैं। भाजपा कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा, अवैध घुसपैठ और बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है। उसका आरोप है कि राज्य में उद्योगों की स्थिति कमजोर है और इसी वजह से युवा शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।
दूसरी ओर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अपने शासनकाल की योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों को अपनी ताकत के रूप में पेश कर रही है। पार्टी बंगाल की अस्मिता को भी यहां बड़ा मुद्दा बना रही है और केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप भी लगा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्य मुकाबला फिलहाल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस 2011 में सत्ता में आई थी, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 77 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस और वाम दल भी चुनावी मैदान में सक्रिय रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार मजबूत स्थिति में है। उनकी कई सामाजिक योजनाएं, खासकर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं लोकप्रिय मानी जाती हैं, लेकिन अब कुछ पर्यवेक्षक यह भी कह रहे हैं कि राज्य में एक अंडर करंट बनता दिखाई दे रहा है। कुछ अनुमानों में यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता एकजुट हो रहे हैं। हालांकि इस दावे पर राजनीतिक बहस जारी है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस रैली की तुलना 2013 में वाराणसी में हुई उस विशाल सभा से की जा रही है, जब राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उस समय कहा गया था कि वहां करीब 5 लाख लोग जुटे थे, लेकिन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में इस रैली को उससे भी बड़ी बताया जा रहा है। भले ही भीड़ के आंकड़ों को लेकर मतभेद हो, लेकिन इतना तय है कि इस रैली ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। अब सवाल असली यही है, क्या यह भीड़ वास्तव में चुनावी बदलाव का संकेत देता है या केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा है? इसका जवाब तो आने वाले चुनावी नतीजों में ही मिल पाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल की राजनीतिक लड़ाई अब और दिलचस्प और तीखी होती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।